जय माता दी ऑल। और आज मैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के साथ सीरियसली कुछ बात करना चाहता हूं कि आप जिंदगी में किस तरीके का कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। वो कंपनी सेक्रेटरी जो 30,000 पर मंथ की सैलरी लेता है और सिर्फ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग और ई फाइलिंग का काम करता है। पेपर वर्क जो गधे वाला काम जिसको हम बोलते हैं बहुत है, सेक्रेटेरियल काम बहुत है करने के लिए, कोई कमी नहीं है। आप किसी ऐसी कंपनी में पहुंच गए ट्रेनिंग करने के लिए जहां ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, 500 कंपनीज हैं, जिनकी हर साल 4 बोर्ड मीटिंग होती है, एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो आपके पास 2000 बोर्ड मीटिंग के नोटिस और मिनट्स बनाने हैं, 500 एजीएम के नोटिस और मिनट्स बनाने हैं। यही काम करना है आपको सारी जिंदगी, और 30,000, 35,000, 40,000 पर मंथ की सैलरी लेनी है थ्रू आउट लाइफ। या फिर आपको क्वालिटी वर्क करना है, क्रीम क्वालिटी वर्क, मतलब इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉ। और अगर आपको क्रीम क्वालिटी वर्क करना है तो जो अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं अगले 5-10 मिनट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर रहे हैं या सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू कि एक जो यहाँ कंपनीज एक्ट का बेरेक्ट दिया हुआ है, वो कंपनीज एक्ट का बेरेक्ट हम खोलते हैं और एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ आपको। सेक्शन 47 आपके सामने है, वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, वोटिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये टॉपिक जरूर सुना होगा आपने, ये मत बोलना कि ये टॉपिक के बारे में हमें पता नहीं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नॉर्मली होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट ओनली ऑन दोज आइटम्स विच आर डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट और वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कुछ चीजों में वोटिंग राइट होते हैं, लेकिन कंपनी 2 साल डिविडेंड अगर नहीं देती प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उनके पास भी वोटिंग राइट आ जाते हैं ऑन ईच एंड एवरी आइटम। वो इन जनरल आपको पता है, लेकिन मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 47 की ये जो ओपनिंग लाइन है सबसे ऊपर, इसका क्या मतलब है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ। और अब जवाब आपको देना है। जब हम कहते हैं सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 शुरू होता है वोटिंग राइट्स के बारे में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43 एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 188 सबसेक्शन 1। ये पहली लाइन का क्या मालूम है, क्या मतलब है? बेरेक्ट पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, बेरेक्ट पढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आने वाला है आज। और जब हम बोलते हैं ना बेरेक्ट पढ़ना, तो सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करते, मतलब बेरेक्ट खून में उतर जाना चाहिए। और खून में उतरने का मतलब खून, किडनी, लीवर, दिल, जिगर, हर जगह उतर जाना चाहिए। सांसों में सेक्शन और सबसेक्शन आने जाने चाहिए। तो मैं कहूँगा कि हम अपने आप को बोल पाते हैं कि हम बेरेक्ट के एक्सपर्ट हैं। कई लोग दिखावे के झूठे एक्सपर्ट होते हैं बेरेक्ट के, उन दिखावे वालों से सावधान रहिएगा। सब स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, बहुत सारे टीचर बोलेंगे हाथ में बेरेक्ट लेकर कि ये बेरेक्ट होता है बच्चों, और उसके बाद सब हलवा है, फिर उनके शॉर्ट नोट्स में हलवा है, चाहे 500 600 700 पेज की बुक हो, सब सफाई कर देते हैं वो बेरेक्ट की, और पढ़ाएंगे फिर वो आपको बिना बेरेक्ट की, मतलब अपने ही तरीके से पढ़ाएंगे, और फिर आप जिंदगी में कभी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। 40,000 कमाने वाला, 35-40,000 कमाने वाला कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, लेकिन वो 50 लाख कमाने वाला या 1 करोड़ रुपए पर एनम कमाने वाला कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन पाओगे। सेक्रेटेरियल वर्क करते रहोगे, क्रीम लीगल इंटरप्रिटेशंस वाला काम कभी नहीं करोगे। सो अब सही रास्ते पे चलने के लिए, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो इसका बड़ा सिंपल सिंपल आंसर आपको बताना कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो एक लेवल आगे ले जा रहा हूँ आपको, एक लेवल आगे ले जा रहा हूँ। अब आपके टीचर्स ने आपको बताया है आज तक या नहीं बताया है? अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन बताया है या नहीं बताया मुझे नहीं मालूम, अगर आप किसी और से पढ़े हैं। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 की पहली लाइन क्या कहती है, क्या लीगल इंटरप्रिटेशन, और सवाल को घुमा रहा हूं, कौन से केसेस हैं जहां पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली लाइन जो कहती है कि सेक्शन 43, सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 का ध्यान रखिए। उसमें एक एड ऑन दे रहा हूं आपको, सेक्शन 106, और सेक्शन 106 में लिखा है कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखती है हमारे यहाँ डिफॉल्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनकी कॉल्स इन एरियर्स हैं, या जिन्होंने शेयर्स के ऊपर पैसा पे नहीं किया है, या कंपनी ने जिनके शेयर्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर लिया है, आर्टिकल्स में प्रोहिबिट द वोटिंग राइट्स ऑफ डिफॉल्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जिस कंपनी के आर्टिकल्स में क्लियरली लिखा है दैट आर्टिकल्स प्रोहिबिट द वोटिंग राइट ऑफ द डिफॉल्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, उस कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर जो डिफॉल्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो 106 एम्पावर करता है कंपनीज को कि अपने आर्टिकल्स में अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, एंड द आर्टिकल्स कैन mention, articles can expressly mention that defaulting equity shareholders don't have the voting right. Defaulting equity shareholder don't have वोटिंग राइट, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होंगे। तो आर्टिकल्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 के बारे में बात करूं तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जो कॉल्स इन एडवांस कोई मेंबर अपनी मर्जी से देता है कंपनी को, तो उन कॉल्स इन एडवांस के ऊपर उसको वोटिंग राइट तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो कॉल ड्यू नहीं हो जाती। तो नो वोटिंग राइट ऑन द कॉल्स इन एडवांस, सिंपल है ना, नो वोटिंग राइट ऑन कॉल्स इन एडवांस टिल द कॉल बिकम्स ड्यू।
जो भी कॉल्स इन एडवांस पे किए हैं मेंबर ने उसके ऊपर वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को भी नहीं मिलेगा टिल द कॉल बिकम्स ड्यू। सिंपल कहानी है। कोरिलेशन करना आना चाहिए कनेक्टिविटीज, और ये तो चलो मैं इसकी कनेक्टिविटी बता रहा हूं आपको। कंपनी लॉ की कनेक्टिविटी सेबी रेगुलेशंस के साथ, एलओडीआर रेगुलेशन के साथ, कंपनी लॉ की कनेक्टिविटी टेक ओवर कोड के साथ, कंपनी लॉ की कनेक्टिविटी आईसीडीआर रेगुलेशन के साथ, वो सब कुछ करना आना चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका कंपनी लॉ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बेरेक्ट वाला। और अगर आपका बेरेक्ट वाला कंपनी लॉ स्ट्रांग है तो आप इसको कहीं और भी कनेक्ट कर पाओगे, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के साथ, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के साथ। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट के बारे में क्या कहते हैं, वो एक और अगला लेवल है। पहले आपको ये तो पता हो कि कंपनी लॉ में इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट के लिए क्या कहते हैं। उसके बाद अगला लेवल आएगा कि सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट के लिए सेबी ने ऐड ऑन क्या लिखा है, फिर दोनों का कोरिलेशन। लेकिन वो कोरिलेशन तो आप एक अलग लेवल की बात है, हायर लेवल की बात है, वो तो आप बाद में करना। उससे पहले आपको कंपनीज एक्ट का बेरेक्ट बहुत बढ़िया से 100% परफेक्शन के साथ आना चाहिए। अगले 35, 40, 45 साल का अगर आपको बहुत बढ़िया प्रोफेशनल करियर बनाना है तो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। देन 188 सबसेक्शन 1 के बारे में जब बात करते हैं तो 188 सबसेक्शन 1 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। और हम बोल रहे हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर है जो कि इंटरेस्टेड है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, तो इन जनरल वो उस आइटम के ऊपर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हालांकि उसकी कुछ एक्सेप्शन भी 188 में दी गई हैं। तो इन जनरल एन इंटरेस्टेड इक्विटी शेयर होल्डर कैनॉट वोट, कांट वोट ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। आरपीटी जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना है, जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ते हैं, तो ये कोरिलेशन आप तभी बना पाते हो वेल सेक्शन 50 का सेक्शन या 188 का 47 के साथ जब आप बेरेक पढ़ते हो। अगर आप बेरेक नहीं पढ़ते तो आप इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दोगे। आईसीएसआई मॉड्यूल में भी कुछ चीज़ें गायब होती हैं, मिसिंग होती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में तो है ऐसा बहुत है कि कुछ कॉन्सेप्ट आईसीएसआई के मॉड्यूल से भी गायब है। और मतलब फिर वो आप लाइफ में सीखोगे कैसे? जब तक बेरेक्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आप ये कनेक्टिविटीज नहीं बना पाओगे। तो ये कनेक्टिविटीज, ये कोरिलेशंस बनाने के लिए सेक्शन 106 को 47 के साथ कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है, 50 को 47 के साथ कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है, 188 को 47 के साथ कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है, और अभी ये भी बताऊंगा 43 को 47 के साथ कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं टाइम्स व्हाट्सएप के ऊपर भी, और यूट्यूब स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, और मैं कहूँगा जो मेरे अपने खुद के स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछते हैं कि सर आपको ये कनेक्टिविटीज़ कैसे आ गई, आपको किसने सिखाया? तो भाई मुझे किसी ने नहीं सिखाया, बेरेक्ट पढ़ने का चाव था, बहुत इंटरेस्ट था कि दिन रात बेरेक्ट पढ़ना है। अपने आप वो फ्लिप फ्लैप पेजेस आगे पीछे करके सेक्शन 106 पढ़ लिया, सेक्शन 47 पढ़ लिया, फिर और सेक्शन 47 में, और अगर सेक्शन 47 में सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस आ रहा है तो उसको आगे पीछे कोरिलेट करके पढ़ लिया, फिर अपना दिमाग चलाया और सोचा कि इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है। या 47 पढ़ लिया, 188 पढ़ लिया, और फिर दोनों को कोरिलेट करके सोचा कि इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है। बेरेक्ट में इंटरप्रिटेशन तो नहीं लिखी होती है, बेरेक्ट में तो 188 की कहानी अलग लिखी है, 47 की कहानी अलग लिखी है, लेकिन 47 में लिंक तो बताया ना आपको, लॉ मेकर ने लिंक तो बता दिया ना आपको कि 47 के साथ लिंकेज क्या है। जस्ट अ सेक। तो जब मैं लिंक की बात कर रहा हूं भाई, तो वो तो लॉ मेकर ने लिंक तो देकर छोड़ा है, उसके आगे की मेहनत तो करनी पड़ेगी। पका पकाया तो सब कुछ मिलता नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं फुल फ्लेज्ड बैच में, तो पका पकाया बहुत कुछ मैं सिखा रहा हूँ, और ताकि जिंदगी में आपको एक बढ़िया बेस मिल जाए कि ये भाई लिंकेज करनी आ जाए। सेक्शन 47 में अगर लॉ मेकर ने पहली लाइन में सेक्शन 43, सेक्शन 50, सब सेक्शन 2 और 188 लिखा है, तो हमें ऐसा नहीं करना कि हमने आंखें बंद कर ली, हमने ये तो लाइन पढ़ी नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत करनी तो हमको आती नहीं, इतना कोरिलेशन हम कैसे करेंगे? कोरिलेशन तो करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में अच्छी क्वालिटी वाला कंपनी सेक्रेटरी बनना है, क्रीम क्वालिटी कंपनी सेक्रेटरी बनना है, सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी बनना है। ये नहीं कि ये लाइन समझ में नहीं आ रही, इसको छोड़ो, इसके नीचे पढ़ लेते हैं, जो सीधी सीधी प्लेन इंग्लिश है ना वो पढ़ लेते हैं, उसको रट्टा मार लेते हैं, याद कर लेते हैं, एग्जाम में लिखाएंगे, और जो जहां ऊपर मेहनत करनी है वो हम करेंगे नहीं। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी तो एक लिंक बाकी है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है लिंकेज विद द एमसीए नोटिफिकेशन, लिंकेज विद द वेल आई विल से सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, आईसीडीआर रेगुलेशन। बेस तो यहां से बनेगा मेरे दोस्त, बेस नहीं बनाओगे जिंदगी में धक्के खाओगे, मैं सही बता रहा हूं। और धक्के खाओगे से मतलब वही है कि सेक्रेटेरियल वर्क करोगे सारी जिंदगी, क्वालिटी वर्क कोई नहीं देगा। और वो सेक्रेटेरियल वर्क जिसको मैं बोलता हूं गधे वाला काम है, मार्केट में बहुत है। अगर वही करना है, अगर वही करना है सारी जिंदगी की, बस्ता उठाया, लंच बॉक्स उठाया, ऑफिस गए, मुंह लटका के पूरा दिन बैठे हैं, सेक्रेटेरियल वर्क कर रहे हैं, और मिनट्स ऑफ जल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बना रहे हैं, पूरा दिन बैठ के नोटिस बना रहे हैं, और एजेंडाज बना रहे हैं, और ई फाइलिंग्स कर रहे हैं, और रात को या शाम को मुंह लटका के घर वापस आ रहे हैं, तो जिंदगी यूं ही तमाम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर वो वाला कंपनी सेक्रेटरी बनना है, अच्छे वाला बनना है, तो फिर फ्लिप फ्लैप करके सेक्शंस आगे पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ने भी पड़ेंगे। और फिर मैं कहूँगा अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछो। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला था, आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन आंसर। क्वेश्चंस ये बताते हैं कि आपका दिमाग फर्टाइल है,
क्वेश्चंस ये बताते हैं कि आपके दिमाग में खेती बाड़ी उपजती है, और जिनके दिमाग में क्वेश्चंस ही नहीं आते, मतलब उनका दिमाग बंजर किस्म का दिमाग है। अब आपका दिमाग किस किस्म का है मुझे नहीं मालूम, वो आप रीड कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने आप को खुद जज कर लेना। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई जब सेक्शन सामने दिखता है ना, तो कोरिलेशन करने के लिए फिर आगे पीछे पलटो, और सेक्शन 47 कह रहा है कि मैं इन सब सेक्शंस को अपने ऊपर जगह देता हूँ। सेक्शन 47 बोल रहा है कि मैं इन सारे सेक्शंस को अपने ऊपर जगह देता हूँ, एंड लास्टली स्पीकिंग 43 को अपने ऊपर जगह देता हूँ। का क्या मतलब है? सेक्शन 43 टू काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और डेफिनेशन है उसका, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट, और साथ में एमसी का नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आया 2015 में, और उसमें बोला कि प्राइवेट कंपनीज अगर अपना फॉर्म AOC 4 MGD 7 बैलेंस शीट एनुअल रिटर्न ठीक से फाइल करती हैं, तो वो अपने मेमोरेंडम आर्टिकल में लिख सकते हैं कि सेक्शन 43 47 हमें अप्लाई नहीं होगा, और हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के शेयर्स होंगे, क्लास 1 शेयर्स, क्लास 2 शेयर्स, और फिर उसके अंदर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। हमारी कंपनी में, हमारी प्राइवेट कंपनी में नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होंगे ही नहीं। एमसीए ने एक फ्रीडम दी प्राइवेट कंपनीज को, रिलैक्सेशन दी कि अपने मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखो कि हमारी कंपनी में कोई इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होगा नहीं, और हमारी कंपनी में हमारे तरीके के शेयर्स होंगे जो हम बनाना चाहते हैं, क्लास 1 शेयर, क्लास 2 शेयर, और किसी शेयर में वोटिंग राइट है या नहीं है वो हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे। तो गोइंग बाय दैट, अगर मैं इस चीज़ को बेस बनाता हूं और आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट रखता हूं यहाँ पर कि भाई हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है स्मार्ट लिमिटेड, स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी कंपनी ने वो एमसी नोटिफिकेशन का फायदा लिया 2015-2017 वाली। हमारी कंपनी ने अपना MGD 7 और AOC 4 सब ठीक से फाइल किया हुआ है, और हमारी कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखती है कि सेक्शन 43 में जो लिखा है टू काइंड्स ऑफ शेयर्स, टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, वो हमें अप्लाई नहीं होता, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और हमारी प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स में लिखती है सेक्शन 47 में जो वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट है वो भी हमें अप्लाई नहीं होता। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज यस, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। एमसीए ने फ्रीडम दी है प्राइवेट कंपनीज को। और फिर ये प्राइवेट कंपनी क्या लिखती है अपने आर्टिकल्स में कि ना तो हमारी कंपनी में इक्विटी शेयर्स है, ना तो हमारी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर है, और हमारे आर्टिकल्स में लिखा है कि हमारी कंपनी में 2 शेयर होल्डर हैं, लाला और लाली, और लाली के पास क्लास 1 शेयर है जिसमें वोटिंग राइट नहीं है, जीरो वोटिंग राइट, लेकिन कंपनी का सारा डिविडेंड लाली को मिलेगा, क्लास 1 शेयर्स में जाएगा। और लाला के पास क्लास 2 शेयर्स हैं जिसमें डिविडेंड जीरो है, लेकिन वोटिंग राइट पूरा 100% है, पूरी कंपनी को कंट्रोल करने की पावर लाला के पास है। क्या एक प्राइवेट कंपनी ऐसे शेयर्स इशू कर सकती है? यस। अब ये ना तो इक्विटी शेयर्स हैं और ना ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनका नाम ही नहीं है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इनका नाम क्या है? क्लास 1 शेयर्स, क्लास 2 शेयर्स। तो ऐसे केस में क्लास 1 शेयर्स में वोटिंग राइट नहीं है, क्लास 2 शेयर्स में वोटिंग राइट है एज पर आर्टिकल, तो सेक्शन 47 हमें अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि सेक्शन 47 हमें अप्लाई होता नहीं। एक लेवल अगर और ऊपर जाएं, सोचो अब एमसीए नोटिफिकेशन को कोरिलेट कर रहे हैं। पहले बेरेक्ट में वो जो सीक्वेंस दिया हुआ है सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, सीक्वेंस में जो पहले लाइन में सेंटेंस में दिया हुआ है सब्जेक्ट टू सेक्शन 43, सेक्शन 50 सबसेक्शन 2, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1, फिर उसको आगे एक लेवल ऊपर लेकर जा रहे हैं, एमसीए नोटिफिकेशन के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। और फिर अगर एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, लाला लाली वाला एग्जांपल देखा आपने, अगर मैं लाला को हटाकर यहां कर दूं ओवर स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, एंड ओवर स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड इज holding class 2 shares in the smart private limited, and over smart private limited is having 100% voting rights, 100% control, but zero dividend coming from the smart private limited. And because of this 100% control, articles of smart private limited में ये भी लिखा है that over smart private limited will appoint all 100% directors of smart private limited। अब ये दोनों कंपनी होल्डिंग कंपनी, सबसी कंपनी हो गई। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी के पास 100% वोटिंग राइट है, और 100% वोटिंग राइट होने के साथ साथ मैं कहूंगा राइट टू अपॉइंट ऑल डायरेक्टर्स भी है। लेकिन सबसी कंपनी जब बहुत मोटा प्रॉफिट कमाती है तो सारा का सारा डिविडेंड लाली को देती है, होल्डिंग कंपनी को नहीं देती है। ये एक नेक्स्ट लेवल इंटरप्रिटेशन आ गई हमारे पास, एक और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। एक लेवल और आगे चले जाएं, मतलब लेवल से लेवल जुड़ता चला जाता है, एक लेवल और ऊपर। अगर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती, अगर ये कंपनी पब्लिक कंपनी होती, तो कहानी बिल्कुल ही चेंज हो जाती। फिर ये स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड को हम सेक्शन 2 क्लॉज 71 में बोलते हैं अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। और अगर ये पब्लिक कंपनी है तो फिर ये एमसीए नोटिफिकेशन का फायदा नहीं ले सकती। और एमसीए हालांकि इसके आर्टिकल में वो 3 रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, 3 रिस्ट्रिक्शंस विल बी देयर। द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 71 डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। अब क्योंकि इसको माना जाता है पब्लिक कंपनी, तो एमसी नोटिफिकेशन का, प्राइवेट कंपनी वाली नोटिफिकेशन का फायदा नहीं मिलेगा। और फिर ये कंपनी फिर अपने आर्टिकल्स में लिख ही नहीं पाएगी कि हमारे यहाँ ये क्लास 2 शेयर्स हैं, हमारे यहाँ ये क्लास 1 शेयर्स हैं। फिर तो इस प्राइवेट कंपनी में आपको नॉर्मल इक्विटी शेयर्स और नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए। सेक्शन 43 अप्लाई होगा ही होगा, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी एंड इट इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द होल कंपनीज एक्ट 2013। तो कहानी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, फिर इस कंपनी को वो फैसिलिटी मिलेगी नहीं। तो अब हम कहां से कहां कोरिलेट करने के लिए पहुंच गए? सेक्शन 2 क्लॉज 71, और सेक्शन 2 क्लॉज 71 से कोरिलेट किया तो एक लेवल और ऊपर चले गए। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है, मैं कहूंगा आप छोटे छोटे बच्चे हो, अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कहानी शुरू कहां से होती है और चली कहां जाती है। शुरू हुई सेक्शन 2 सेक्शन 47 से, शुरू कहां हुई? सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 पहली लाइन, उन्होंने कहा कोरिलेट करो
और उन्होंने बोला कि सेक्शन 47 अपने ऊपर जगह देता है सेक्शन 43 को, सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 को, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 को। और जब हमने वो कोरिलेशन करना शुरू किया, फिर हमें एक 106 भी नजर आया एक कोरिलेशन में, और फिर कोरिलेशन में जब आगे बढ़े तो सेक्शन 43 तक जब पहुंचे तो साथ में एमसी नोटिफिकेशन का कोरिलेशन नजर आया। अभी तो मैं आपको एक लेवल और ऊपर, 2 लेवल और ऊपर ले जा सकता हूँ, सैबी के साथ कोरिलेट करके दिखाऊं तो एक लेवल और ऊपर चले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आपके लिए छोटे बच्चे हो, आपके लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि अभी बेरेक्ट का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि बेरेक्ट पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बेरेक्ट को बेरेक्ट के तरीके से पढ़ना। कई टीचर्स आपको बेवकूफ बनाएंगे ये बोलकर कि हम बेरेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी बुक में बेरेक्ट होगा नहीं, उनकी बुक्स में बेरेक्ट नहीं होगा। टीचर आपको झूठ बोलेंगे कि हम बेरेक्ट से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी बुक में बेरेक्ट नहीं होगा, उनकी बुक में ये कोरिलेशन ही नहीं होगा। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, कई लोग तो ये भी गायब कर देंगे, ये सेंटेंस भी नहीं होगा, नीचे वाला पार्ट पढ़ा रहे होंगे, और फिर कोरिलेशन और जो कनेक्टिविटी है ना एक सेक्शन की दूसरे सेक्शन से, वो कनेक्टिविटी कोई नहीं बताएगा। ये कनेक्टिविटी फिर आपको खुद से पढ़नी है। अभी पढ़ना है तो अभी पढ़ो, नहीं तो जब ट्रेनिंग में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे उससे पहले तैयारी कर लेना, क्योंकि ट्रेनिंग में अगर इंटरव्यू के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछ लिया कोरिलेशन और वो आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो आपके इंटरव्यू में अगर 5-6 क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ गए तो टांगे भी कांपेंगी, हाथों में पसीना भी आएगा, माथे पे भी पसीना आएगा, अंदर से दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है और हमको तो सवाल का जवाब आता नहीं है। ट्रेनिंग के टाइम पे वो ये नहीं सुनेगा जो इंटरव्यू लेने वाला है कि सर हमको तो आता नहीं है। जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है और कह रहा है कोरिलेशन बताओ, तो कोरिलेशन बताना आना चाहिए, और कहेगा ये लो बेरेक्ट सामने, और उस वक्त बेरेक्ट नहीं आता होगा तो ऐसे ऐसे हाथ कांपेंगे। तो बच्चों ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, बीकॉम का एग्जाम नहीं है कि आपने बीकॉम का एग्जाम दिया, मार्क्स आ गए और खत्म हो गया। इंटरव्यू के टाइम पे क्या करोगे जब ट्रेनिंग में जाओगे, ट्रेनिंग में क्या करोगे? अगर ट्रेनिंग लकीली मिल भी गई, मैं कहता हूँ ट्रेनिंग के अंदर बॉस क्वेश्चन पूछेगा, सर हमको तो आता नहीं, उस वक्त ये बोलना हमारे टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, आईसीएसआई मॉड्यूल हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हमको आता नहीं। तो तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है। मैं सही बता रहा हूँ, ये क्रूड वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर तुम बेरेक्ट नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी झंड होने वाली है। और फिर मतलब किसी के घमंड मत करना कि हमने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 ग्रुप 2 पास कर लिया है। सही तरीके से लॉ पढ़ना सीखना पड़ेगा आपको, और वो सही तरीका ये है। जिंदगी में 2 तरीके रहेंगे, या तो आप गलत तरीके पे चले जाओगे और फिर आप सही तरीके सही रास्ते पे वापस नहीं आ पाओगे। एक बार आप गलत रास्ते पे चले गए तो चले गए, फिर उसको सही रास्ते पे लाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और शुरू से अगर सही रास्ते पे चलोगे, रास्ता लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन 40 साल 45 साल के प्रोफेशनल करियर के लिए रास्ता यही है, और इसी तरीके से पढ़ना सही है। बाकी गलत रास्ते तो मैं कहूँगा ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बहुत गलत रास्ते पे चलने के लिए इंस्पायर भी किया जा रहा है। तो आपकी मर्जी, आप गलत रास्ते पे चलना चाहते हो जिंदगी में, आप सही रास्ते पे चलना चाहते हो जिंदगी में, आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हो? बेरेक्ट साथ साथ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? बेरेक्ट मतलब अगर आप किसी टीचर से शॉर्टकट में पढ़ भी रहे हो तो बेरेक्ट साथ में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर बेरेक्ट पढ़ना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यार जाओ, अपना MMJC का बेरेक्ट डाउनलोड कर लो। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर क्या करना है, क्या लिखना है आपको गूगल प्ले स्टोर पे? द कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC, वो लिखना है, डाउनलोड कर लो, और बेरेक्ट आ गया आपके हाथ में। और जो चीज़ टीचर पढ़ा रहा है उसको बेरेक्ट से जरूर पढ़ो। टीचर से क्वेश्चन पूछो, और नहीं पूछते हो तो तुम बेवकूफ हो। और अगर तुम क्वेश्चन पूछते हो और तुम्हारा टीचर उसका आंसर दे नहीं पाता क्योंकि उसको आंसर आता नहीं है, तो वो किस बात का क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है? अगर वो आंसर नहीं दे सकता तो उसके पास CS की डिग्री किस बात की है? अगर वो कोरिलेशन बता नहीं पा रहा और तुम कोरिलेशन जानना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हारा कसूर है। मतलब ये देखना पड़ेगा कि भाई गलती कहाँ से हो रही है, या दोनों तरफ से गलती है। तो मैं तो मतलब आज का ये पूरा वीडियो सेशन मेंटोरशिप के लिए था, आपको गाइड करना चाहता था। जिंदगी में अगर सही रास्ते पे चलना है तो अभी चलना शुरू कर देना। फेल होने के बाद इस रास्ते पे ना आ नहीं पाओगे आसानी से। मतलब एक अटेम्प्ट फेल हो गया, 2 अटेम्प्ट फेल हो गया, लुढ़क गए, और फिर हम अब आना चाहते हैं सर इस रास्ते पे, और अपने आप आना चाहते हैं, और वही पुराने नोट्स जो शॉर्टकट नोट्स पढ़ के ना उन्हीं का रट्टा मार के हमें लगता है हम इस रास्ते पे आ जाएंगे। नहीं आ पाओगे। हम सर एक ही वही शॉर्टकट नोट्स हाथ में पकड़े, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, अब हम सोच रहे हैं कि अब हम सही रास्ते पे आ जाएं। बहुत पेनफुल हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि हम इतने घटिया लेवल से इतने टॉप लेवल पे, माउंट एवरेस्ट वाले लेवल पे जा रहे हैं। बहुत मुश्किल लगेगा कि हम कहां से कहां अपना लेवल उठा रहे हैं। शुरू से सही रास्ते पे चलोगे, शुरू से बेरेक्ट की उंगली पकड़कर चलोगे और लेवल ऊपर 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 ले जाओगे, एक दिन अल्टीमेटली माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंच जाओगे। लेकिन वो पहाड़ के टॉप पे पहुंचने के लिए शुरू से रास्ता सही होना चाहिए। और मैं सही बता रहा हूं, जो लोग गलत रास्ते पे जाकर कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं, वो लोग भी जिंदगी में सही रास्ते पे आने के लिए तरसते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन सही रास्ते पे आ नहीं पाते। और कईयों को अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं होती डिग्री मिलने के बाद भी, और कईयों को मिस्टेक रियलाइज होती है। और ऐसे मैं तो कहूंगा हंड्रेड्स ऑफ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज आर देयर, जो क्वालिफाइड CSN डिग्री है जिनके पास, एंड हु हैव टेकन माय वीडियो लेक्चर्स की सर सही रास्ते पे आना है और आपके वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। तो वो लोग जब मैं देखता हूं, एंड आई अप्रिशिएट कि उन्होंने माना है डिग्री मिलने के बाद, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने माना है कि सर हम बहुत सालों से गलत काम कर रहे थे और डिग्री मिलने के बाद भी हम अपनी कंपनी में गलत काम कर रहे थे, अपनी कंपनी के अंदर जो गलत काम कर रहे थे, अब हम समझे हैं कि हमने क्या गलतियां की हैं और अब हम ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। तो आई रियली अप्रिशिएट दोज कंपनी सेक्रेटरीज जो
अपनी गलतियों को समझकर सुधारना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हैं जो लगे हुए हैं सेक्रेटेरियल वर्क में और वो 35,000 40,000 कमा रहे हैं और उसके बाद अपने आप को गाली नहीं देते, गाली देते हैं कि क्या बोलूं, मतलब गाली देते हैं दूसरों को, या भाई उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी या ये हो गया। अपने लिए बोलना चाहिए कि मैंने अपनी जिंदगी खुद खराब कर ली क्योंकि मैंने सही रास्ता चुना नहीं। सो आज के लिए इतना ही, बस ये बोलूंगा बेरेक्ट ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द, और छोड़कर नहीं जाना। क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस पूछो, जितने पूछ सकते हो पूछो, बेरेक्ट पढ़कर पूछो। और बेरेक्ट पढ़े बिना अगर क्वेश्चन पूछोगे तो कई बार तो क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, ये भी सच्चाई बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ही नॉनसेंस होता है, क्वेश्चन ही गलत होता है क्योंकि उस बच्चे ने बेरेक्ट ही नहीं पढ़ा होता। और वो बच्चा यूट्यूब पर देख रहा है मुझे और इसलिए मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो पहले तो मुझे उसको बताना पड़ता है कि बेटा तेरा क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि बेरेक्ट तूने पढ़ा नहीं है और जहां से तू पढ़ रहा है वहां बेसिक कॉन्सेप्ट गलत बताया गया, तो इसलिए उस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर तू कह रहा है सर इसके ऊपर ना एड ऑन समझ में नहीं आ रहा, मेरा बेस खराब है, मुझे वो ठीक नहीं करना, उसके ऊपर जो एड ऑन नॉलेज है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रही, वो समझा दो। तो पहले तो मुझे उस बच्चे को बताना पड़ता है कि जो तूने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, तो उसके ऊपर तू जो एड ऑन पढ़ रहा है वो भी गलत पढ़ रहा है, और तू क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि एड ऑन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसमें मुझे सॉल्यूशन दे दो, जबकि बेस मेरा सही है और सच्चाई है कि बेस गलत बना हुआ है। तो मुझे पहले उस बच्चे का बेस ठीक बनाना पड़ता है, फिर उसको बताना पड़ता है कि तेरे नोट्स में बेस ही गलत बना हुआ है, उसके ऊपर जो एड ऑन है वो भी गलत है। अब मैं तुझे सही वाला बताता हूँ कि सही बेस क्या है और सही एड ऑन क्या है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे ही मतलब बेरेक्ट से शुरुआत होती है, सेक्शन 47 नहीं बोल रहा हूँ, बेरेक्ट से शुरुआत होती है। हर सेक्शन को ध्यान से पढ़ो बेरेक्ट से, और सेक्शन नहीं, सेक्शन के साथ रूल्स, उसके साथ एमसीए नोटिफिकेशंस, बेरेक्ट से पढ़ोगे कोरिलेट कर पाओगे, इंटरप्रिटेशंस कर पाओगे, नहीं तो दूसरों की गलत इंटरप्रिटेशंस में जिंदगी भर फंसे रहोगे, उस चक्रव्यूह में धक्के खाते रहोगे और समझ भी नहीं पाओगे थ्रू आउट लाइफ कि तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी में गलत क्या हुआ, और टीचर्स ने पैसे लेकर गलत पढ़ाकर तुम्हें उस चक्रव्यूह में फंसाकर छोड़ दिया। डिग्री मिल गई गलती से, लेकिन चक्रव्यूह कभी टूटेगा नहीं लाइफ में, और घूमते रहोगे गलत कॉन्सेप्ट्स के अंदर, घूमते रहोगे, बाहर कभी निकलोगे नहीं। तो आपके करियर के लिए, मैंने पहले भी बोला, ये वीडियो सिर्फ मेंटरिंग के लिए है, कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। आपको ये बताने के लिए है कि सही तरीका क्या होता है पढ़ने का। ये वीडियो आपको कुछ पढ़ाने के लिए नहीं था, लेकिन ये बताने के लिए था कि पढ़ने का सही तरीका ये है, बाकी तरीके सब गलत हैं। बाकी तरीके, आप कोई भी तरीका ले लो, शॉर्टकट बुक्स ले लो, या आपने फ्लो चार्ट्स के ऊपर बेस्ड होकर पूरा पढ़ लिया और बेरेक्ट रेफर नहीं किया, तो आप गलत हो। मैं भी बुक देता हूं, उसमें फ्लो चार्ट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, लेकिन साथ में बेरेक्ट जरूर होता है। हर क्लास में हर शब्द के ऊपर, जब हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, एवरी सिंगल वर्ड इज फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके बिना हम आगे बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मालूम है इसके बिना आगे बढ़ गए तो फिर जिंदगी भर परेशान होते रहेंगे। तो अगर जिंदगी भर परेशान नहीं होना है, अगले 35 साल 40 साल का करियर ठीक बनाना है, आज से सही रास्ते पे चलो। थैंक यू सो मच। जय माता दी।